हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षार्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट के पार्ट 3 पर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट 1, पार्ट 2 और इसी क्रम में आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 के अंतर्गत हम देखेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी और अधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है और उन्हें क्या कर्तव्य सौंपे गए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डेफिनेशंस क्लॉज को इसमें कवर किया था। डेफिनेशंस क्लॉज में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरे डेफिनेशंस को कवर किया था। इसमें कुल टोटल जो डेफिनेशंस थी 38 डेफिनेशंस इसमें थी, जिसमें से 29 डेफिनेशंस जो है अधिनियम में मूल डेफिनेशन थी। उसके अलावा जो 9 डेफिनेशन है वो अमेंडेड करके इसमें जोड़ी गई थी। जैसे कि डेफिनेशन क्लॉज 7 में 4 डेफिनेशन जोड़ी गई थी, 7A, 7B, 7C, 7D। ठीक इसी प्रकार से अन्य क्लॉज में भी डेफिनेशन जोड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स, आइए हम उन डेफिनेशंस का क्विकली रिवीजन करते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ में उसकी नंबरिंग क्या थी। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन देखी थी 29 और अगर अमेंडेड डेफिनेशंस को इसमें जोड़ दें तो डेफिनेशन होती है 38। पहले नंबर पर जो डेफिनेशन है वो है एडिक्ट पर्सन की, यानी कि वैश्नी। सेकंड नंबर पर है बोर्ड। बोर्ड किसे कहते हैं? बोर्ड यानी कि 90 केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित कोई सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है। इस प्रकार से हमने इसमें बोर्ड को पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस नहीं करेंगे इस पर कंप्लीटली, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ आपके रिवीजन के लिए क्विकली इसे डिस्कस करेंगे नंबरिंग के लिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो सेकंड में बोर्ड है। थर्ड में आता है कैनबिस हेम्प। कैनबिस हेम्प के अंतर्गत चरस है, गांजा है और उसका कोई एनिमिक्सस है। फोर्थ में आता है कैनबिस हेम्प, कैनबिस का पौधा। कैनबिस का पौधे से मतलब है कैनबिस वंश का कोई पौधा। ठीक, इसके बाद 5 नंबर पर डेफिनेशन आती है कोका के व्युत्पाद, यानी कि कोका डेरिवेटिव। सेकंड पर है 6 नंबर पर है कोका की पत्ती और 5, 6, 7 नंबर पर है कोका का पौधा। ठीक, इसके बाद में 8 में हमने पढ़ा था प्रवहन, कन्वेंस। 9 में इंटरनेशनल कन्वेंशन। 10 में विनिर्माण। 11 में विनिर्मित औषधि। 12 में मेडिसिनल कैनबिस, यानी कि औषधीय कैनबिस। 13 में स्वापक आयुक्त, जो कि धारा 5 में अभी डिस्कस करने वाले हैं स्वापक आयुक्त की। ठीक, वही हमने 15 में आपको 15 से लेकर के 19 तक आपको मिल जाएगी अफीम के बारे में डेफिनेशंस मिल जाएगी। 15 से 19 तक है। तो 15 में आती है अफीम की डेफिनेशंस, 16 में आती है अफीम के व्युत्पाद, 17 में आते हैं आपके अफीम पोस्त और 18 में आती है पोस्त तृण। वहीं लास्ट में आता है पॉपी स्टॉक कंसंट्रेट, यानी कि अफीम पोस्त तृण सांद्र। 20 नंबर पे है आपकी निर्मिति, यानी कि प्रिपरेशंस और 21वें नंबर पर है विहित, प्रिस्क्राइब्ड डेफिनेशंस। ठीक, विहित का मतलब है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। ठीक, 22 नंबर पर है प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। 23 नंबर पर है मन प्रभावी पदार्थ की डेफिनेशन, यानी कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, इसके बाद में 24 नंबर पर है आपकी 24 नंबर पर है अंतरराज्यीय आयात। 25वें नंबर पर है भारत में आयात। वहीं 26वें नंबर पर है भारत से निर्यात। 27वें नंबर पर है अंतरराज्यीय निर्यात। 4 तरह की डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। एक भारत में से एक्सपोर्ट है, एक एक्सपोर्ट है और दूसरा इंपोर्ट है। दूसरा इंटर स्टेट एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट इंपोर्ट। देन 28 परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशंस को बताया गया है। 29 में अदर वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड जो इस संहिता में मतलब संहिता में प्रयुक्त किए गए, अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं, लेकिन उनको डेफिनेशन के तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। तो उन शब्दों का क्या मतलब निकाला जाएगा? आप लॉ के स्टूडेंट हैं, सब समझते हैं। अधिकतर एक्ट में बताया जाता है कि ऐसे कोई शब्द
जो कि परिभाषित नहीं किए गए हैं उनका वही अर्थ निकाला जाएगा। सीआरपीसी, कहीं कहीं सीआरपीसी का अर्थ लिया जाता है, आईपीसी का लिया जाता है, तो कहीं कहीं एविडेंस का, आईपीसी का और सीआरपीसी तीनों का लिया जाता है। तो इसमें स्पेशली बताया गया है कि ऐसे शब्द और पद जो कि इसमें प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका वही अर्थ लिया जाएगा जो सीआरपीसी में उनका है। तो फ्रेंड्स, ये अपना डेफिनेशंस क्लॉज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर सेकंड पर, जो कि आज का डिस्कशन है। ठीक, अध्याय 2। ये अध्याय 2 प्राधिकारी और अधिकारी। इसमें आपको सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 7 तक मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन 4 में क्या बताया गया है? सेक्शन 4 में बताया गया है कि केंद्र सरकार की एक शक्ति है, केंद्र सरकार मतलब स्वापक औषधियों के दुरुपयोग के निवारण को रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए, अवैध व्यापार का निवारण करने के लिए, अवैध व्यापार को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अध्ययोपाय यानी कि कुछ उपाय किए जाएंगे, उनका वर्णन धारा 4 में किया गया है। ठीक है, धारा 4 में क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल करेगी। ठीक है, किस पर करेगी? नारकोटिक ड्रग्स पर करेगी और अवैध व्यापार पर करेगी। यानी कि इसका जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई इलिसिट ट्रैफिकिंग अगर की जाती है, नारकोटिक्स का एब्यूज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस की जो सरकार को केंद्र सरकार है उसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अधीन कुछ अध्ययोपाय किए जाना है नारकोटिक ड्रग्स के एब्यूज को रोकने के लिए, तो सरकार कर सकती है। अब सरकार इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 में हमें एक चीज देखने को मिलेगी और उसको हम जानते हैं एनसीबी के नाम से। आजकल एनसीबी बड़ी सुर्खियों में छाई हुई है। ठीक है, जैसे कि बंबई का आर्यन केस, ड्रग्स केस, तो एनसीबी के हवाले किया गया। एनसीबी की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि एक ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो कि नारकोटिक्स के एब्यूज को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 4 की धारा 3 में गठित की जाती है। ये आती है प्राधिकरण के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? ऐसे अधिकारी होंगे, ऐसे बनाई जाएगी जैसे कि केंद्रीय सरकार उचित समझे। केंद्रीय सरकार इसमें राजपत्र में अपनी, राजपत्र क्या होता है? सरकार का एक मतलब सूचना निकालने का एक माध्यम होता है। तो सरकार इस गजट के माध्यम से अपनी जो है ऑफिशियल सूचना इसमें जो निकालती है। तो एनसीबी का गठन सबसे पहले कब हुआ था? एनसीबी का गठन हुआ था 1986 में। 85 का अधिनियम है, 86 में एनसीबी का गठन हो जाता है। एनसीबी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीबी का मुख्यालय दिल्ली में है। और यदि राज्य सरकार चाहे तो मान लिया जाए राज्य सरकार एनसीबी को एक या अधिक अधिक्रम के रूप में गठित कर सकती है, एक से अधिक भी गठित कर सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो इसमें एक्ट में ये बताया नहीं गया है कि कितने मतलब ऑफिस का स्टेट कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, बस सरकार की पावर को इसमें दर्शाया गया है। आपको याद रखना है धारा 4 की धारा 3 के अंतर्गत एनसीबी का गठन केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन 5। सेक्शन 4 हो गई। सेक्शन 4 में एनसीबी और सरकार की नारकोटिक्स एब्यूज को कंट्रोल करने के लिए पावर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड हम आते हैं, देखिए नारकोटिक्स के संदर्भ में बहुत से नियम सरकार बनाएगी और सरकार की जो पावर है वो अध्याय 2 की धारा 4 में बता दी गई है। ठीक है, हमें जो मुख्य पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। एनसीबी और सरकार की नारकोटिक्स एब्यूज को कंट्रोल करने के लिए पावर है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 क्या बताती है? केंद्र सरकार के अधिकारी,
केंद्र सरकार के अधिकारी। देखिए, केंद्रीय सरकार धारा 5 के अंतर्गत एक स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी, जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी डेफिनेशन क्लॉज 13 में। स्वापक आयुक्त धारा 5 के अधीन, ये वही स्वापक आयुक्त जो हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ के आए हुए हैं। तो धारा 5 के अंतर्गत एक स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी, और स्वापक आयुक्त का काम क्या होगा? स्वापक आयुक्त का काम ये होगा, स्वापक आयुक्त की जो नियुक्ति की जाएगी वो भी ऑफिशियल गजट के माध्यम से की जाएगी, ठीक है, यानी कि राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाएगी। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा अफीम पोस्त की खेती और अफीम के जो डेरिवेटिव हैं, जो उत्पाद हैं, उनका अधीक्षण करना, उनका सुपरविजन करना। इसका ये दो काम होंगे इस एक्ट के अंतर्गत, अफीम पोस्त की खेती का और अफीम के व्युत्पादों का क्या करना? अधीक्षण करना, उनका सुपरविजन करना। अफीम पोस्त, अफीम के व्युत्पाद, और कुछ नहीं। स्वापक आयुक्त का यह काम होगा। अब स्वापक आयुक्त एनसीबी के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करेगा। मान लिया जाए कोई केस एनसीबी के दायरे में आता है, एनसीबी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई स्वापक आयुक्त भी तो था नारकोटिक्स कमिश्नर, तो नारकोटिक्स कमिश्नर में आता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का कंसेप्ट अलग है। नारकोटिक्स कमिश्नर को जो है ये पावर दी गई है इसमें, अब इसको जो है रेगुलेट करेगा, और एनसीबी जो है इसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है। नारकोटिक्स का काम एनसीबी का काम इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण करना है, और अन्वेषण करने के बाद अपनी रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट, यानी कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो स्पेशल कोर्ट बनाया है उसमें अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी, ठीक। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अच्छा रोल प्ले करती है इसके अंदर। इसमें बताया गया है, सेक्शन 6 में बताया गया है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ समिति। इसका काम क्या होगा? देखिए, केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति होगी, जिसे हम समिति के नाम से जानते हैं। इसमें स्वापक आयोग एनडीपीएस कमेटी की बात की गई है, एनडीपीएस कमेटी है ये, ठीक है। इस एनडीपीएस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? देखिए, केंद्रीय सरकार स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों पर सलाह देने के लिए एक समिति का गठन करेगी। ये समिति एक अध्यक्ष, इसमें कौन होगा? एक अध्यक्ष और 20 सदस्य, ठीक है। इसकी लैंग्वेज है 20 से अनधिक सदस्य, यानी कि 20 सदस्य और एक अध्यक्ष। इनसे मिलकर के ये समिति बनेगी। इस समिति का काम क्या होगा? इस समिति का काम ये होगा कि वह इस अधिनियम के प्रशासनिक संबंध में जो सलाह है वह केंद्र सरकार को दे, और केंद्र सरकार, ये समिति अपने आप से कोई बैठक नहीं करेगी। ये समिति की बैठक कब होगी? इस समिति की बैठक होगी जब केंद्र सरकार इस समिति से बैठक करने के लिए कहेगी, किसी मैटर पर उसको सलाह देने के लिए, तब इस समिति की बैठक बुलाई जाएगी, अन्यथा नहीं बुलाई जाएगी, ठीक है। तो इस समिति के पास एक अपनी पावर और है, वो ये है कि यह समिति अपने जो प्रक्रिया संबंधी नियम है उनको स्वयं विनियमित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इसे अपनी प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होना पड़े। इस समिति को इसमें पावर दी गई है कि वह अपनी प्रक्रियात्मक जो फॉर्मेलिटीज है उन्हें खुद ही रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। ये समिति क्या करेगी? सरकार को नारकोटिक्स एब्यूज पर या उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार जब उसे सलाह मांगे तो उसे सलाह देना, ठीक है। इस समिति का काम ये होगा। एक अध्यक्ष, 20 से अनधिक इतने सदस्य होंगे। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इतना बताया गया है कि जैसे सेक्शन 5 में केंद्र सरकार के अधिकारी थे, वैसे ही सेक्शन 7 में राज्य सरकार के अधिकारी होंगे,
ठीक, राज्य अधिकारी, उसे कौन नियुक्त करेगा? उसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी। कैसे नियुक्त करेगी? अधिनियम में बताया गया है। तो सेक्शन 7 में राज्य सरकार के अधिकारी हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं। ठीक, फ्रेंड्स अब आते हैं हम अध्याय 2 पर, अध्याय 2 के 2A पर, जो कि बताता है, एक राष्ट्रीय निधि की बात करता है। ठीक, स्वापक औषधि के दुरुपयोग के निवारण के लिए एक राष्ट्रीय निधि होगी। ठीक है, क्या होगी? मैं पूरा नहीं लिखूंगा इधर, आपको डायरेक्ट में मिल जाएगा। एक राष्ट्रीय निधि बनाई जाएगी। इस निधि का काम क्या होगा? इस निधि का काम ये होगा कि इस एक्ट के अंतर्गत नारकोटिक्स एब्यूज को रोकने के लिए, उसके व्यापार को कंट्रोल कर, उसकी इलिसिट ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए एक निधि बनाई जाएगी। इसमें से जो एक्सपेंसेस किए जाएंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो एक्सपेंसेस इस निधि से दिए जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं इस निधि का क्या स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार जो है सबसे पहले क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निधि बनाएगी, जिसे हम राष्ट्रीय निधि के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा नारकोटिक एब्यूज को रोकना। ठीक है, सेकंड, इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकना, यानी कि अवैध व्यापार के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को रोकने के लिए, ठीक है, इस नदी का उपयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी हेडिंग ही कहती है कि स्वापक औषधियों के दुरुपयोग के निवारण के लिए और अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना कौन से सेक्शन में की गई है? 7A में। ठीक है, 7A इसी में जुड़ा हुआ है। और इसको कब जोड़ा गया था? इस अध्याय को, इस अध्याय को जोड़ा जाता है 1989 में। ठीक है, 1989 में इस अध्याय को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इस दायरे में लाया गया। और अब राष्ट्रीय निधि में धन कैसे आएगा? तो देखिए, राष्ट्रीय निधि में धन आने के 4 तरीके हैं। पहला, कि केंद्र सरकार जो उसे संसद के विनियोग के माध्यम से जो धनराशि उपयोग कराए, वो धनराशि इसमें आएगी। अवैध व्यापार से धारा, इसमें जो अध्याय 5 जुड़ा हुआ है 5A में क्या लिखा हुआ है? 5A में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अवैध व्यापार करता है तो उस अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति का समापन किया जाता है, और संपत्ति को विक्रय करने से जो आगम होते हैं, जो धन आता है, उस धन को इस निधि में डाला जाएगा। सेकंड नंबर पे, ठीक, पहले नंबर पर केंद्र सरकार देगी संसद के विनियोग के माध्यम से। अब विनियोग विधेयक क्या होता है, वो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी राशि अलॉट करने से पहले विनियोग विधेयक के माध्यम से उसकी स्वीकृति दी जाती है, फिर वो राशि आती है। तो केंद्र सरकार की ये ड्यूटी है कि वह संसद से विनियोग विधेयक पारित करा के इसके लिए राशि आवंटित करवाए। सेकंड, इसमें क्या होता है, इलिसिट ट्रैफिक से जो राशि आती है, संपत्ति के समर्पण से जो राशि आती है, उसके फॉरफिचर से जो राशि आती है, उसके विक्रय के आगम से, उसे इसमें डाला जाएगा। तीसरी, यदि देश के अंदर कोई व्यक्ति या कोई संस्था इस अधिनियम के अंतर्गत कोई डोनेशन देती है तो उस डोनेशन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, अदर्स व्यक्ति एंड पर्सन से, इसमें आप इसे ऐसे समझो, अदर पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस। और चौथे नंबर पर क्या आता है? चौथे नंबर पर इन तीनों से जो धन आएगा और दो धन इकट्ठा हो जाएगा। अब मान लिया जाए हमारे पास कोई धन इकट्ठा होता है तो हम उसको और आगे किसी काम में लगा देते हैं, तो उससे हमारी इनकम और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इसका जो धन होगा, इस जो राष्ट्रीय निधि में, जो नेशनल फंड में जो पैसा होगा, उस पैसे से जो आय होती है वो भी इसमें डाली जाएगी। तो ये 4 कारण हैं जो कि इसके इसमें धन के आगम के मतलब सोर्स ऑफ मनी को बताता है। इसके बाद हम आते हैं, चलो धन तो इसमें आ गया, अब इस धन का उपयोग ये नदी के माध्यम से किस किस काम के लिए किया जाएगा? तो देखिए, उसका उपयोग किया जाएगा, उपयोग किस लिए किया जाएगा? सबसे पहले नारकोटिक्स के एब्यूज को रोकने के लिए, स्वापक औषधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए,
व्यसनी व्यक्ति यानी कि जो एडिक्ट पर्सन है, उन एडिक्ट पर्सन्स की पहचान करने के लिए और उनका रिहैबिलाइजेशन यानी कि उनका समाज में उन्हें पुनः मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको फिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति है जो नार्कोटिक ड्रग्स का आदी है, एडिक्ट पर्सन है, तो उस एडिक्ट पर्सन की पहचान की जाएगी और उस एडिक्ट पर्सन को जो है इसमें जो है उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें आगे यही बताया गया है उसको, मतलब सॉरी, उसमें उसका रिहैबिलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, समाज में उसे पुनः मिलाया जाएगा, समाज की धारा, मुख्य धारा से पुनः जोड़ा जाएगा। इस कार्य के लिए इसको एक्सपेंड किया, मतलब इसको जो है खर्च किया जाएगा। तीसरा जो आता है रीजन, मेडिसिनल एंड साइंटिफिक रीजन के लिए स्वापक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के इस निधि से धन निकाला जाएगा और उस पर खर्च किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में अपना आता है कि व्यसनी व्यक्तियों की पहचान हो गई, ट्रैफिक को रोक, इलिसिट ट्रैफिक को रोक दिया और नार्कोटिक्स के एब्यूज को भी इसमें हमने रोक दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके लिए ये जो है नेशनल फंड से उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद इसकी मुख्य जो बात है, अब मान लीजिए फंड हमारे पास अवेलेबल है, फंड में राशि भी है, अब उस फंड से राशि कैसे निकाली जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट का फंड होता है उसमें से कोई भी अधिकारी चाहे अपनी मर्जी से पैसा निकाल दे उसको खर्च कर दे, नहीं। इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी की स्थापना की जाएगी। सेक्शन 7A की उपधारा 3 में बताया गया है कि एक शासी निकाय यानी कि गवर्निंग बॉडी, शासी निकाय की स्थापना इसमें की जाएगी। अब इस शासी निकाय का काम क्या होगा? शासी निकाय का काम ये होगा कि वह सरकार को सिफारिश करेगी और ये जांच करने के पश्चात इसमें जो नेशनल फंड है, इस फंड से मनी निकालने की सिफारिश शासी निकाय सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा। ठीक है, इसका इतना काम होगा। मतलब जो नेशनल फंड है, जो राष्ट्रीय निधि है, उसमें जो धन है, उस धन पर एक तरह से कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का काम करेगा गवर्निंग बॉडी यानी कि शासी निकाय। अब ये शासी निकाय क्या करता है? शासी निकाय कैसे बनता है? देखिए, शासी निकाय एक अध्यक्ष, आपको ये सारी बातें याद रखनी है, और 6 से अनधिक सदस्य, इनसे मिलकर के ये बनेगा। अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी? अध्यक्ष की जो योग्यता होगी वो भारत सरकार का यानी केंद्र सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी होगा, अपर सचिव होगा। अपर सचिव रैंक का ऑफिसर इसका अध्यक्ष होगा इस शासी निकाय का, और इसके सदस्यों की योग्यता जो होगी जो कि प्रिस्क्राइब की जाए। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाए। इस सदस्यों की योग्यता वह होगी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाए, लेकिन अध्यक्ष की योग्यता क्या हो उसे एक्ट में बता दिया गया है। अध्यक्ष की योग्यता अपर सचिव के ऑफिसर्स को जो कि केंद्र सरकार का होगा उसे इसमें अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको भी जैसे हमने इसमें पढ़ा था, सेक्शन 6 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? परामर्श समिति यानी कि नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एडवाइजरी कमेटी में हमने क्या पढ़ा था कि उसको अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। ठीक वैसे ही इसको भी अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। इसको भी है और इसको भी है, दोनों ही अपनी प्रक्रिया दोनों ही विनियमित कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें एक बात और है, धारा 6 के अंतर्गत जो समिति है, ये है समिति कौन सी? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एडवाइजरी कमेटी। इस एडवाइजरी कमेटी और इस निकाय यानी कि जो गवर्निंग बॉडी है, इन दोनों की सेवा शर्तें क्या होंगी, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, इनके वेतन भत्ते क्या होंगे, इनके अलाउंसेस क्या होंगे? देखिए, इनके अलाउंसेस वह होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे।
आपको इतना याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं कहीं किसी किसी एक्ट में कुछ और कंडीशन होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह संसद रहती है, कहीं कहीं विधानमंडल रहता है, तो वो अकॉर्डिंग टू एक्ट। लेकिन हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इस एक्ट में जो इसकी पावर होगी सर्विस ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर जो है आपको काफी हेल्प करेगा। और एमपीडब्ल्यू का एग्जाम भी बहुत नजदीकी है, कभी भी इसकी डेट आ सकती है, अमेंडेड डेट, उसका आप इंतजार कीजिएगा। और आपके पास आप काफी टाइम है, जो आप जो है उस टाइम को जो है यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। इसकी लास्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 7B, ठीक। इस चैप्टर की सेक्शन 7B, सेक्शन 7B कुछ ज्यादा बात नहीं करती है, कुछ सेक्शन हमें याद रखनी होती है, कुछ सेक्शन हमें लाइटली पढ़नी होती है। जैसे कि सेक्शन 7B में क्या बताया गया है कि ये जो नेशनल फंड था, इस नेशनल फंड से जो भी कुछ निकाला गया, जो भी धन निकाला गया, जो खर्च किया गया, अब उसकी रिपोर्ट तो देना होगी ना, तो उसकी एक वार्षिक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट में क्या होगा, वार्षिक रिपोर्ट में ये होगा कि ये जो नेशनल फंड है इसमें जो राशियां डाली गई हैं और जो राशियां उसमें से खर्च की गई हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे हम वार्षिक रिपोर्ट के नाम से जानेंगे और जिसका हवाला सेक्शन 7B में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करेगा? वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पावर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसमें आप देखेंगे कि एनडीपीएस एक्ट में अधिकतर कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हुआ है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार इसको पढ़ना है, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आज इस लेक्चर में पार्ट जो कि एनडीपीएस एक्ट जो लेक्चर सीरीज है उसका पार्ट 3 था, इसमें हमने आपको डेफिनेशंस क्लॉज को रिवीजन कराया और इसके साथ में आपको चैप्टर 2 को भी जो है काफी अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।